हाय एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ईगल एजुकेशन पर। तो स्टूडेंट्स, आई एम अनुप धीमान और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 से एक और चैप्टर के बारे में। दैट इज आज हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों आर एनवायरनमेंट के बारे में। तो आज इस वन शॉर्ट वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं कंप्लीट चैप्टर आर एनवायरनमेंट। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले बात करेंगे बच्चों हम लोग एनवायरनमेंट के बारे में। तो क्योंकि चैप्टर का नाम आर एनवायरनमेंट है तो सबसे पहले डेफिनेशन भी आपसे वो एनवायरनमेंट की पूछेंगे। तो अगर हम लोग एनवायरनमेंट की बात करें तो सबसे पहले मेरे माइंड में क्या आता है कि एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है। मतलब एनवायरनमेंट का मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे आसपास जितनी भी चीजें हैं ये मेरे एनवायरनमेंट का पार्ट है, ये मेरे एनवायरनमेंट का पार्ट है। तो इसका मतलब एनवायरनमेंट क्या है बच्चों? मेरे आसपास जितनी भी लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है ना, ये सब क्या है, मेरा एनवायरनमेंट है। तो लिखा है बच्चों हमारे पास, द एनवायरनमेंट इंक्लूड्स आर फिजिकल सराउंडिंग। हमारे आसपास जितना भी फिजिकल सराउंडिंग है, ठीक है ना, लाइक एयर, वाटर बॉडीज, सॉइल एंड ऑर्गेनिजम्स सच एज प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये सब क्या है, एनवायरनमेंट का पार्ट होते हैं। क्लियर बात है। मैंने पहले ही बताया कि आप लोगों को ये जो चैप्टर है बच्चों, ये एक जनरल चैप्टर है, तो जनरल नॉलेज वाली बातें भी आपसे पूछी जाएंगी। तो यहां पर देखो हमने क्वेश्चन लिखा है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, जो कि होता है 5 जून। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ सकता है। क्लियर बात है ना कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हम कब मनाते हैं, दैट इज आंसर रहेगा 5 जून। क्लियर बात है। तो बच्चों यहां से हमने डिस्कस किया एनवायरनमेंट की डेफिनेशन पे। अब चलते हम लोग आगे अपने चैप्टर में, और चैप्टर का हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो है बच्चों वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। मतलब जो हम लोग एक्टिविटीज करते हैं डेली लाइफ में, उससे जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है उसके बारे में डिस्कस करना है। क्लियर बात है बच्चों। अब वेस्ट कैसे प्रोड्यूस होता है भाई? जैसे कि हम लोग सुबह सुबह खाना बनाते हैं तो जो सब्जियों के छिलके हैं वो बच जाते हैं, ठीक है ना। कोई सामान लेके आते हैं तो उसके जो रैपर्स होते हैं वो बच जाते हैं। तो वो सब एक्टिविटीज से जो वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं उनके बारे में डिस्कस करना है कि वो किस किस टाइप के होते हैं और किस किस कैटेगरी में उन्हें रखना होता है। तो सबसे पहले बात करें बच्चों, तो लिखा है ह्यूमन एक्टिविटीज प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ वेस्ट मटेरियल विच आर थ्रोन अवे इनटू द एनवायरनमेंट। जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं वो बहुत सारे वेस्ट प्रोड्यूस करती हैं जिसे हम एनवायरनमेंट के अंदर थ्रो कर देते हैं। दीज वेस्ट कॉजेज एयर, वाटर एंड सॉइल पॉल्यूशन। मतलब इन वेस्ट को जब हम एनवायरनमेंट में थ्रो करते हैं तो इससे एयर पोल्यूट होती है, इससे वाटर पोल्यूट होता है और इससे सॉइल पोल्यूशन भी होता है। क्लियर बात है। अब ये कह रहा है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेस्ट मटेरियल। अगर हम लोग बात करें तो वेस्ट मटेरियल इनके अकॉर्डिंग 2 टाइप्स के होते हैं, जिसमें पहला आता है बच्चों बायोडिग्रेडेबल एंड सेकंड आता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो ये कहते हैं कि जो वेस्ट है उसे हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और एक नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अब बात करते हैं कि बच्चों कौन है बायोडिग्रेडेबल, कौन है नॉन बायोडिग्रेडेबल। और अगर आपको पता भी चल गया कौन बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल, तो आप डिफाइन कैसे करोगे उनको? क्योंकि पेपर में तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा ना कि क्या है बायोडिग्रेडेबल, क्या है नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो बच्चों अगर हम लोग डेफिनेशन पे चले तो पहले चलते हैं हम लोग बायोडिग्रेडेबल पर। पहले कहां चलते हैं बच्चों हम लोग? पहले चलते हैं हम बायोडिग्रेडेबल पर। छोटा सा डिफरेंस है दोनों में, ध्यान से देखना। लिखा है दीज आर द वेस्ट विच आर इजीली डिकम्पोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनटू हार्मलेस सब्सटेंसेस। ये कह रहा है कि वो वेस्ट जिनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्मलेस सब्सटेंसेस में क्या कर सके, डिकम्पोज कर सके, उसे हम कहते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ठीक है ना, ऑन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। मतलब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बहुत सालों साल लग रहे हैं उनको डिग्रेड करने में, वो डिकम्पोज जल्दी ही हो जाने चाहिए। कहता है वेस्ट प्रोड्यूस, एग्जांपल बाय वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, पेपर, कैटल डंग एक्सेट्रा। तो ये सब आते हैं किस कैटेगरी में? ये सब आते हैं बायोडिग्रेडेबल कैटेगरी में। तो जितने भी हमारे कैटल डंग है, ठीक है, और हमारा जो वेजिटेबल वेस्ट है और जो हमारा फ्रूट्स का वेस्ट है या कोई पेपर है, तो वो सब वेस्ट आते हैं बच्चों बायोडिग्रेडेबल में। क्योंकि इनको क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं
और हार्मलेस सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करके उसे सॉइल के अंदर मिक्स कर देते हैं। अब बात करते हैं बच्चों नॉन बायोडिग्रेडेबल के बारे में। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल जस्ट अपोजिट होगा, लिखा है दीज आर द वेस्ट विच आर नॉट इजीली डिकम्पोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म और टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम टू डिकम्पोज। ठीक है ना बच्चों, तो इनको डिकम्पोज होने में या तो बहुत टाइम लगता, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग रहे हैं, और या फिर ये डिकम्पोज हो ही नहीं रहे। क्लियर बात है? तो ऐसे वेस्ट को हम लोग बोलते हैं बच्चों नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। आपका जितना भी प्लास्टिक बैग्स होते हैं, जो पॉलीथीन्स होती हैं, जो पॉली बैग्स होते हैं, जो फाइबर्स होते हैं, वो सब किस कैटेगरी में आते हैं? वो सब आते हैं बच्चों नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की कैटेगरी में। क्लियर बात है? अब बात आती है कि चलो बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल उन्होंने पूछ लिया तो हम बता देंगे, लेकिन हो सकता है कि वो एक बड़ा क्वेश्चन में डिफरेंस की फॉर्म में दे दें, तो आपको एटलीस्ट इसमें 4 to 5 डिफरेंसेस भी पता होने चाहिए बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल में। तो चलो बात कर लेते हैं इनके डिफरेंसेस पर। अगर हम लोग बात करें बच्चों डिफरेंसेस की, तो पहला डिफरेंस देखो बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल में। तो पहला तो डेफिनेशन ही बन जाएगी बच्चों, लिखा दीज कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल नॉन पॉइजनस सब्सटेंसेस बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द नेचर। बात समझ में आ गई? सेकेंडली अगर हम लोग डिस्कस करें बच्चों, लिखा दीज कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल नॉन पॉइजनस सब्सटेंसेस बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सिंपल सी बात है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज कर देते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उन्हें डिकम्पोज नहीं कर पाते। चलते आगे बात करते हैं सेकंड वन पॉइंट पर, कि तो दे कैन बी रिसाइकल्ड नेचुरली एज वेल एज बाय मैन एंड देयर प्रोडक्ट डू नॉट पोल्यूट द एनवायरमेंट। ये कह रहे हैं जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं उन वेस्ट को या तो नेचर ही रिसाइकल करती रहती है, और या फिर वो ह्यूमन बींग्स के थ्रू भी क्या किए जा सकते हैं? रिसाइकल किए जा सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करके यूटिलाइज किया जा सकता है। जैसे कैटल डंग है, तो कैटल डंग के आपने देखा होगा गांव में उपले बना के, ठीक है, उनको खाना बनाने में यूटिलाइज कर लिया जाता है। जो राख बनती है ऑटोमेटिकली मिक्स हो जाती है इजीली मिट्टी के अंदर, तो उसको यूटिलाइज किया जा सकता है इजीली। ठीक है ना? और भाई नेचर भी अपने आप क्या कर सकती है, इसको जो है रिसाइकल कर सकती है। अब बात करते हैं, कहता दे कैन नॉट बी रिसाइकल्ड नेचुरली एज वेल एज बाय मैन। भाई ना तो इन्हें मैन जो है रिसाइकल कर सकते, ना ये नेचर पे रिसाइकल होते, एंड देयर प्रोडक्ट कॉजेज हार्मफुल सब्सटेंसेस, और वी कैन से देयर प्रोडक्ट कॉजेज एनवायरमेंटल पोल्यूशन। मतलब अगर आप इन्हें कन्वर्ट करते हो और कन्वर्ट करके कुछ और बनाना चाहते हो, आप रिसाइकलिंग करना चाहते हो, तो उस कंडीशन में फिर ये एनवायरमेंट को पॉल्यूट करेंगे। जैसे मान लो सपोज करते हैं मेरे पास प्लास्टिक है और मैं प्लास्टिक को मेल्ट करके कुछ और बनाना चाहता हूं, तो जब मैं उसे जलाऊंगा तो जो गैसेस निकलेंगी वो एनवायरमेंट को पॉल्यूट करेंगी, एनवायरमेंट के लिए हार्मफुल होगी। क्लियर बात है? बात करेंगे थर्ड वन पॉइंट की। तो थर्ड वन पॉइंट कहते हैं दीज वेस्ट आर मेड अप ऑफ नेचुरल इंग्रेडिएंट। तो ये जो वेस्ट होते हैं नेचुरल इंग्रेडिएंट के होते हैं, कैटल डंग होगा, वेजिटेबल वेस्ट होगा, ठीक है ना, और दीज वेस्ट आर मेड अप ऑफ सिंथेटिक मटेरियल। ये मैन मेड मटेरियल से बने होंगे, इनके जो इंग्रेडिएंट होंगे वो मैन मेड मटेरियल से बने होंगे, जैसे पॉली बैग हो गया, कोई फाइबर हो गया। कहता दे डू नॉट डिस्टर्ब द इकोलॉजिकल बैलेंस इन नेचर। क्या मतलब होता है इकोलॉजिकल बैलेंस? भाई देखो एनवायरमेंट में आपको पता है कि यहाँ पे एटमॉस्फेयर के अंदर CO2 भी है, O2 भी है। अगर यहाँ पर O2 की कंसंट्रेशन बढ़ने लगे और सॉरी CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ने लगे और O2 की कंसंट्रेशन कम होने लगे तो हमें सांस लेने में दिक्कत आएगी। और अगर O2 की कंसंट्रेशन बढ़ने लगे, CO2 की कंसंट्रेशन कम होने लगे तो प्लांट्स को दिक्कत आएगी। और हम प्लांट पे डिपेंड करते हैं और प्लांट हम पे डिपेंड करते हैं, तो दैट इज इन इकोलॉजिकल बैलेंस। ये एक इकोलॉजिकल बैलेंस है। तो जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं वो इकोलॉजिकल बैलेंस को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, जबकि आपके ऑफ द टाइम्स ये इकोलॉजिकल बैलेंस को क्या कर देते हैं? डिस्टर्ब करते हैं। भाई आप अगर मान लो कि जलाओगे ना प्लास्टिक को तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालेंगे और भी पॉइजनस गैसेस निकालेंगे, तो इकोलॉजिकल बैलेंस को डिस्टर्ब करेंगे।
अब ये कह रहे हैं दे कैन प्रोड्यूस यूजफुल प्रोडक्ट आफ्टर बायोडिग्रेडेशन। जब इनका बायोडिग्रेडेशन होता है तो उसके बाद ये यूजफुल सब्सटेंसेस आपको प्रोवाइड करते हैं। जैसे कैटल डंग है, वो डिकम्पोज होकर कंपोस्ट बन जाती है, ठीक है ना, वो डिकम्पोज होकर क्या बन जाती है, तो उनसे क्या होता है, डिकम्पोज होने के बाद वो एक यूजफुल सब्सटेंस देते हैं। कहते हैं दे रिमेन अनचेंज्ड केमिकली एज दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। ये डिकम्पोज होते ही नहीं है, ये डिकम्पोज होते ही नहीं है। कहते हैं दे प्रोड्यूस फाउल स्मेल ड्यू टू बायोडिग्रेडेशन। भाई इनका बायोडिग्रेडेशन होता है जिसकी वजह से एक फाउल स्मेल भी आती है। भाई सब्जियां कहीं पड़ी हुई सड़ जाएं तो उसमें से फाउल स्मेल आती है, कैटल डंग में से स्मेल आती है, लेकिन प्लास्टिक की पन्नी कहीं 10 दिन पड़ी रहे उसमें से स्मेल नहीं आती। क्यों? क्योंकि ना तो वो डिग्रेड होगी और ना स्मेल आएगी। लिखा है दे डू नॉट प्रोड्यूस फाउल स्मेल बिकॉज दे डू नॉट डिग्रेड। वो डिग्रेड ही नहीं होते, डिकम्पोज ही नहीं हो रहे वो। क्लियर? लास्ट वन बात करते हैं एग्जांपल की। तो वेस्ट प्रोड्यूस्ड बाय वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड पेपर, कैटल डंग, ये सब आते हैं बायोडिग्रेडेबल की कैटेगरी में। और भाई पॉलीथीन बैग्स, प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर, ये सब आते हैं हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल की कैटेगरी में। क्लियर बात है? तो अगर 4 to 5 डिफरेंसेस हमें लिखने पड़े तो हम इजीली यहां पर बच्चों लिख सकते हैं। क्लियर बात है? तो अभी चलते हैं हम लोग नेक्स्ट वन टॉपिक पर। ये हमने बात की अभी बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब हम बात करेंगे बच्चों इकोसिस्टम। इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों इकोसिस्टम के बारे में। क्या होता है इकोसिस्टम? देखो ये वर्ड आपने सुना तो होगा इकोसिस्टम, लेकिन इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं बच्चों। इकोसिस्टम के अंदर ना 3 चीजें होती हैं। पहला, इसके अंदर चाहिए हमें क्या चाहिए? लिविंग थिंग्स। क्या चाहिए बच्चों? लिविंग थिंग्स चाहिए। दूसरा हमें क्या चाहिए? दूसरा हमें चाहिए नॉन लिविंग, और प्लस मुझे चाहिए इनका इंटरेक्शन। क्या चाहिए? तो मुझे बच्चों 3 चीजें देखनी है इसमें। पहला, मुझे चाहिए यहां लिविंग थिंग, मुझे चाहिए यहां नॉन लिविंग थिंग, और मुझे चाहिए इन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग का इंटरेक्शन। इसका मतलब मुझे समझ में आ गया कि इकोसिस्टम क्या होता है। इकोसिस्टम एक ऐसा प्लेस होता है जहां पर लिविंग थिंग होती है, नॉन लिविंग थिंग होती है, और वो आपस में इंटरेक्शन करती है। आपस में क्या करती है? तो डेफिनेशन देखो बिल्कुल क्लियर है। एन इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया अलोंग विद द नॉन लिविंग components and their interaction, and there are 2 types of ecosystem. First one is natural ecosystem, second one is artificial ecosystem. देखो नाम से पता चल रहा है बच्चों। Natural ecosystem, that is it is an ecosystem given by nature. Artificial ecosystem, it means that it is man made. ठीक है ना? ये ह्यूमन बींग्स के थ्रू प्रिपेयर किया हुआ एक प्लेस है, ठीक है, और वो एक नेचुरल प्लेस है। एग्जांपल से ज्यादा क्लियर होगा। लिखा द इकोसिस्टम गिवन बाय द नेचर आर नोन एज नेचुरल इकोसिस्टम। एग्जांपल फॉरेस्ट, डेजर्ट, ग्रासलैंड, माउंटेन्स, पॉन्ड्स, लेक, रिवर, ओशंस। ये इनमें से कोई भी चीज ह्यूमन मेड नहीं है, सब चीजें नेचुरल है। और यहां पर लिविंग थिंग्स भी रहती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स भी रहती है, और उनका इंटरेक्शन भी होता है। बात करते हैं आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कहां है भाई। तो बच्चों आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्या है? पहली बात तो समझो, द इकोसिस्टम प्रिपेयर्ड बाय मैन आर नोन एज आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। एग्जांपल गार्डन्स। भाई गार्डन्स तो हम लोग बनाते हैं, पार्क्स, एक्वेरियम तो मोस्ट कॉमन एग्जांपल। जू भी हम बनाते हैं ना, मैनमेड होता है, क्योंकि जू की जो देखरेख होती है सब ह्यूमन बींग्स अपने आप करते हैं। देखो यहां पर ये एक इकोसिस्टम है। यहां पर क्या है? बट वाटर जो है ये नॉन लिविंग है, लेकिन जो मछलियां होंगी यहां पर फिशेस, वो लिविंग होंगी, और वो आपस में पत्ते वत्ते पड़े हुए हैं, पत्थर वत्थर होंगे, सब नॉन लिविंग होंगे, मिट्टी नॉन लिविंग है, और ये आपस में इंटरेक्शन चल रहा है। एक्वेरियम के अंदर जितनी भी फिशेज है वो लिविंग है,
बाकी जो आप पत्थर झूले वूले जो भी इनके लिए लगाते हो वो सब नॉन लिविंग है। और मछलियां उनके साथ क्या करती हैं, इंटरेक्शन करती हैं। तो ये एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, ये एक गार्डन है। तो ये गार्डन प्रिपेयर किया गया है। यहाँ पे जितनी बेंचेस हैं, ये जो आपकी जमीन है घास है, घास को शायद मैं नहीं कह सकता क्योंकि घास जो है प्लांट में आ जाती है, वो लिविंग कंसिडर कर लिया जाता है, ठीक है ना। जो दीवारें हैं, ये घर बना रखे हैं इन्होंने छोटे छोटे, तो ये सब क्या है बच्चों, नॉन लिविंग है। और यहाँ पे जो इंसेक्ट्स होंगे, ह्यूमन बींग्स होंगे, वो सब क्या होंगे, लिविंग होंगे और उनका आपस में इंटरेक्शन होगा। तो ये अपने आप में एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। तो ये हमने डिस्कस किया बच्चों, नेचुरल इकोसिस्टम एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। चलते हैं नेक्स्ट वन टॉपिक पर। तो नेक्स्ट वन टॉपिक है बच्चों हमारा कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। तो अगर हम लोग बात करें बच्चों कंपोनेंट की, तो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं इसके कंपोनेंट्स को। मैंने बताया था कि दो कंपोनेंट होते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक, लिविंग एंड नॉन लिविंग, जिनका आपस में क्या चलता है, वहां पे इंटरेक्शन चलता है। कहता है एन इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू मेन कंपोनेंट्स, देयर आर टू मेन कंपोनेंट्स, रिपीट हो गया कोई बात नहीं, दे आर बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। ये बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट है। चलते हैं पहले बायोटिक कंपोनेंट पर। तो बायोटिक कंपोनेंट बच्चों क्या कहते हैं, दीज आर द लिविंग कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम लाइक प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स। कहते हैं दे कंसिस्ट ऑफ प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। मतलब ये जो बायोटिक कंपोनेंट है ना, इसमें भी तीन कैटेगरी हैं। प्रोड्यूसर्स जो कि ग्रीन प्लांट होते हैं, ठीक है, जो कि फूड प्रिपेयर करते हैं। कंज्यूमर्स जो ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं, ठीक है ना। अब कंज्यूमर भी आपके तीन तरह के होते हैं, हर्बीवोरस जो केवल घास खाते हैं, कार्निवोरस जो मीट एंड फ्लैश पे डिपेंड करते हैं अपना फूड के लिए, और भाई ओमनिवोरस जो दोनों पे डिपेंड करते हैं। क्लियर बात है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स का क्या काम है, डिकम्पोजर्स होते कौन है, ये होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इनका काम होता है कॉम्प्लेक्स मटेरियल को सिंपल मटेरियल में डिकम्पोज करना। ध्यान रखना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनता है यहां से, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स, और वी कैन से डिकम्पोजर्स, दे कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। बात समझ में आ गई। चलो अब बात करते हैं एबायोटिक। क्या भी एबायोटिक कंपोनेंट नॉन लिविंग कंपोनेंट है, जैसे सॉइल है, एयर है, वाटर है, माउंट, ठीक है ना, तो मिनरल्स हैं, ये सब क्या है बच्चों, ये आपके नॉन लिविंग और वी कैन से एबायोटिक कंपोनेंट की कैटेगरी में आते हैं। क्लियर बात है। तो यहां से एक अच्छा खासा क्वेश्चन बन जाता है अपना इकोसिस्टम को लेके, जिसमें आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज इकोसिस्टम, व्हाट आर टू टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम एंड व्हाट आर इट्स कंपोनेंट्स, व्हाट आर इट्स कंपोनेंट्स। अभी चलते हैं आगे और बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट वन क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट वन क्वेश्चन है हमारा, और इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज कॉल्ड द फूड चेन। दैट इज कॉल्ड द फूड चेन। देखो बच्चों फूड चेन क्या होती है, ध्यान से देखना। तो देखो बच्चों फूड चेन क्या है हमारे पास, आप लोग एक चीज देखो, फूड चेन का मतलब है एनर्जी का फ्लो होना या फूड का फ्लो होना, ठीक है ना। भाई देखो होता क्या है, जब हम लोग क्या करते हैं, खेती करते हैं, मान लो सपोज करते हैं हमने कॉर्न उगाई, तो सबसे पहले एनर्जी किसके पास रही, कॉर्न के पास रही। अब इस कॉर्न को इस रैट ने खा लिया, तो एनर्जी जो है ना बच्चों, जो एनर्जी है वो कॉर्न से इस रैट में ट्रांसफर हो गई। अब रैट को खा लिया किसने, आउल ने, तो एनर्जी किसके पास चली गई, आउल के पास चली गई। इसका मतलब ये क्या दिखा रहा है, ये एनर्जी का फ्लो दिखा रहा है आपको। कौन, फूड चेन लिखा है, फूड चेन, फूड चेन इज द फ्लो ऑफ और फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू नेक्स्ट एंड टू द नेक्स्ट एंड सो ऑन, नेक्स्ट टू नेक्स्ट टू नेक्स्ट ऐसे चलता रहेगा। कहते दे यूजुअली स्टार्ट विद प्रोड्यूसर्स, मोस्ट ऑफ द चांस है कि ये हमेशा स्टार्ट होते हैं हमेशा प्रोड्यूसर्स, मतलब ग्रीन प्लांट से, ग्रीन प्लांट ग्रीन प्लांट ग्रीन प्लांट, एंड विद कार्निवोरस, और जाके कहीं कार्निवोरस या ओमनिवोरस जाके खत्म होते हैं।
कहता है इन अ फूड चेन एन ऑर्गेनिज्म गेट फूड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। समझ में आ गई? तो मुझे एक बात समझ में आ गई भाई, अगर मुझसे कोई पूछता है कि भाई फूड चेन क्या है, तो मैं बताऊंगा भाई ये ना एक्चुअली ट्रांसफर बताता है किसका, एनर्जी का, फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर एंड टू नेक्स्ट टू द नेक्स्ट। क्लियर बात है? अब हमारे पास ना 3 फूड चेन है, ये 3 लिंक्ड फूड चेन है, क्योंकि 1 2 3, ये एक 4 लिंक्ड है 1 2 3 4, और ये एक 5 लिंक्ड है, दैट इज 1 2 3 4 5। इसका मतलब ये है, ये कैरेट पे स्टार्ट हुई, कैरेट को खाया रैबिट ने, रैबिट को खा लिया फोक्स ने, और फोक्स को खा लिया लायन ने। ठीक है ना? अब देखो आपके पेपर में आएंगे तो आप ये चूहे बिल्ली तो नहीं बनाओगे वहां पे, कहा आप एक काम करना, एक बॉक्स बनाना, उसमें लिखना कैरेट, फिर नेक्स्ट एरो उसमें लिखना रैबिट, फिर नेक्स्ट एरो फॉक्स, उससे नेक्स्ट एरो फिर लायन, मतलब इनके नाम लिख के आप इन्हें कंप्लीट कर देना। कई बार पेपर में आता है 4 लिंक्ड एक फूड चेन का एग्जाम्पल दो या 5 का, तो आपको ये एग्जाम्पल्स याद करने पड़ेंगे 3 4 5 के। क्लियर बात है? तो 5 की बात करें तो ग्रास है, ग्रास को ग्रास ऊपर खा लेते हैं, ग्रास ऊपर को फ्रॉग खा लेते हैं, फ्रॉग को पाइथन और पाइथन को ईगल। क्लियर बात है? तो ये अपने आप में एक नेक्स्ट फूड चेन है। क्लियर है? आप इनको ना निमोनिक्स बना के याद रख लेना, जैसे इसके लिए CRO 3 के लिए हो जाएगी, ऐसे इसके लिए CRFL। ठीक है ना? निमोनिक्स बना के इनको याद रख लेना। क्लियर? चलो अभी बात करेंगे आगे फूड चेन के बाद। देखो भाई बात करेंगे फूड चेन के बाद, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फूड वेब। फूड वेब। अब भाई फूड वेब क्या है? जो फूड चेन थी ना, अगर बहुत सारी फूड चेन को आपस में इंटरकनेक्ट कर दिया जाए तो इसे कहते हैं फूड वेब। इसे क्या कहते हैं? फूड वेब कहते हैं। तो देखो बच्चों, ये क्या कह रहे हैं हमसे? ये कह रहे हैं अ फूड वेब इज अ ग्रुप ऑफ सेवरल इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स। इन अ फूड वेब एन ऑर्गेनिज्म गेट फूड फ्रॉम अ मोर देन वन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। मतलब एक ऑर्गेनिज्म एक से ज्यादा ग्रुप से क्या कर सकता है, वो अपना फूड गेन कर सकता है, ऐसा फूड वेब में बताया गया है। तो सबसे पहले चलते हैं बच्चों हम लोग और बात करते हैं एग्जांपल से समझने की। देखो बच्चों, अगर मैं यहां से बात करूं तो ये वाली एक फूड चेन यहां से प्लांट से स्टार्ट होती है, और प्लांट को कौन खा लेता है बच्चों? गोट। अब इस गोट को कौन खा लेता है? लायन। तो ये एक फूड चेन आ गई, प्लांट, गोट, लायन। क्लियर बात है? इसके बाद एक इधर से आ जाओ, अगर मैं यहां से देखूं इसको कौन खाता है? रैबिट। रैबिट को कौन खाता है? वाइल्ड कैट। वाइल्ड कैट को कौन खा लेता है? लायन। तो ये एक नेक्स्ट, तो यहां पर बहुत सारी जो है फूड चेन जो है यहां पर इंटरकनेक्ट की गई है। लेकिन एक चीज आपने ध्यान दी, मोस्टली जो फूड चेन होती है वो प्लांट से स्टार्ट भी होती है। सारी नहीं बोल रहे हम, लेकिन ज्यादातर प्लांट से स्टार्ट होती है। क्लियर है? कोई इशू नहीं है। और भी बनी हुई है, देखो यहाँ पे, ये खा लिया इसको, इसने इसको खा लिया, इसने इसको खा लिया। क्लियर? ऐसे भी घुमा सकते हो, इसने खाया इसको, इसने खाया इसको, और इसने खाया इसको। तो यहाँ पे बहुत सारी इंटरकनेक्टेड क्या है बच्चों? फूड चेन्स है। बात समझ में आ गई? क्लियर है? नेक्स्ट वन बात करेंगे। ठीक है, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट वन टॉपिक, दैट इज कॉल्ड द ट्रॉपिक लेवल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पक्का आएगा पेपर में, बोर्ड एग्जाम्स में। यहां से क्वेश्चन ना पूछे ऐसा हो नहीं सकता। ट्रॉपिक लेवल। अब देखो ट्रॉपिक लेवल क्या है बच्चों? ट्रॉपिक लेवल होता है एक एनर्जी का फ्लो का लेवल। ठीक है ना? मतलब यहां पर क्या किया गया है, इन्होंने लेवल वाइज इनको डिवाइड किया है। ठीक है? इसका मतलब क्या है, इसमें बताया गया होगा कि किसके पास एनर्जी ज्यादा होती है, किसके पास कम होती है। तो भाई सबसे पहले ये जो ट्रॉपिक लेवल है 1 2 3 4 और एटमोस्ट 5 तक होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होते। क्यों नहीं होते उसका भी आंसर यहां मिलेगा आपको। तो बात करते हैं बच्चों, लिखा है ईच स्टेप इन द फूड चेन वेयर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस इज कॉल्ड ट्रॉपिक लेवल। तो जो फूड चेन है, जो फूड चेन है, उसमें जहां जहां एनर्जी क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? ट्रॉपिक लेवल कहते हैं। जैसे पहले ग्रीन प्लांट थे, एक लेवल वो हो गया, ग्रीन प्लांट को ग्रास ऊपर ने खा लिया, एक लेवल वो हो गया, आउल ने खा लिया, तो ऐसे क्या होते हैं, अलग अलग लेवल है। तो सबसे पहला लेवल है हमारे पास बच्चों प्रोड्यूसर्स। कौन है? सबसे पहला लेवल है हमारे पास जिसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? प्रोड्यूसर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर कहते हैं। क्लियर?
इसके बाद हर्बीवोरस है हमारे पास सेकंड लेवल पे, जिसको हम प्राइमरी कंज्यूमर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर भी कहते हैं। उसके बाद कार्निवोरस है, इसको हम सेकेंडरी कंज्यूमर कहते हैं। और जो आपके टॉप कार्निवोरस लिखे हैं इनको हम टर्शरी कंज्यूमर भी कहते हैं। बात समझ में आ गया? देखो लिखा है ऊपर, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ये लिखा है द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल कंसिस्ट ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड प्रोड्यूसर्स आर व्हाट? दीज आर द ग्रीन प्लांट्स। कहते हैं द सेकेंडरी ट्रॉपिक लेवल कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन होंगे? जो घास खाएंगे। और घास कौन खाता है? हर्बीवोरस। कौन खाता है? ग्रास को ग्रास ऊपर नहीं खाता, बहुत खाते हैं। उन सबको क्या कहते हैं हम? कहते हैं द थर्ड ट्रॉपिक लेवल कंसिस्ट ऑफ सेकेंडरी। अब सेकेंडरी कंज्यूमर में कौन है? कार्निवोरस। कार्निवोरस कौन होते हैं? जो मीट एंड फ्लैश खाते हैं। फोर्थ ट्रॉपिक लेवल कंसिस्ट ऑफ टर्शरी कंज्यूमर। ये टर्शरी कंज्यूमर है, ये दोनों को खाते हैं। इसके बाद बात करते हैं, कहते हैं देखो अब ये बताएगा कि क्यों ये 4 to 5 लेवल पे जाके खत्म हो जाता है। भाई देखो इसके पास जो एनर्जी थी उसमें से कुछ ही आगे गई, कुछ खत्म, एनवायरमेंट में नष्ट हो गई। कुछ आगे गई, कुछ एनवायरमेंट में नष्ट हो गई, कुछ तो ऊपर जाते जाते देख रहे हो उसकी थिकनेस कम हो रही है। इसकी थिकनेस कम होना मतलब ऊपर जाते जाते एनर्जी कम हो रही है। ठीक है, तो देखो यहां पे रीजन लिखा है, परफेक्ट रीजन लिखा है सिंस द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी डिक्रीजेस एट एवरी ट्रॉपिक। हर ट्रॉपिक लेवल पे एनर्जी डिक्रीज हो रही है। देयरफॉर द नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल्स आर लिमिटेड एंड डू नॉट एक्सीड 4 to 5। 4 to 5 पे जाके रुक जाता है। क्यों? एनर्जी खत्म हो जाती है। ठीक है ना? क्लियर? चलो बात समझ में आ गई। तो ये हमने डिस्कस किया ट्रॉपिक लेवल के बारे में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत, यहां से आते हैं क्वेश्चन, ध्यान रखना भाई। अब बात करेंगे एनर्जी फ्लो इन ट्रॉपिक लेवल, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं पहले ही कह रहा हूं ट्रॉपिक लेवल पे क्वेश्चन देंगे ये। इसको हम लोग 10% लॉ ऑफ एनर्जी फ्लो भी कहते हैं, या इस चैप्टर से कोई भी 10% लॉ को अगर कुछ पूछे तो समझो वो इसी के बारे में डिस्कशन करा रहा है। अब ये 10% लॉ देखो है क्या, इसे छोड़ो, इधर आ जाओ। ठीक है, अब देखो सबसे पहले जो सन है, सन ने कितनी एनर्जी रेडिएट की? सन ने एनर्जी रेडिएट की बच्चों 10 लाख जूल। कितनी? इस 10 लाख में से केवल 1% एनर्जी ही आपके जो ग्रीन प्लांट हैं, जो कि आपके प्राइमरी प्रोड्यूसर्स जिसे आप कह रहे हो, ग्रीन प्लांट, उसमें से केवल 1% ही गेन कर सकते हैं। 1% में 2 जीरो हटाएंगे और 10% में 1 जीरो कम करेंगे। तो इसका मतलब 10 लाख से सीधा सीधा इसके पास आती है 10,000। समझ में आ गई बात? अब इसमें से 90% लॉस हो जाती है, 10% ही अगले लेवल पे जाती है। आगे फिर अगले लेवल पे 10% ही जाती है। 10,000 में से केवल 1000 गई, 1000 से केवल 100 गई, और इससे अगले में केवल 10% गई। अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों अब आगे लेवल होना बंद हो जाते हैं, क्योंकि एनर्जी खत्म होती चली जाती है। क्लियर बात है? अब मैं क्यों इतना जोर दे रहा हूं इस बात पे? मैं इसलिए दे रहा हूं बच्चों क्योंकि यहां से एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है। और वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पता है क्या होता है? वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है कि भाई आपके जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं उनके पास 10,000 जूल एनर्जी है। वो कितनी भी बता सकते हैं, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, कुछ भी। हमें पता है 10,000 है। फिर पता है क्या पूछेंगे? ये बताओ टर्शरी कंज्यूमर के पास कितना होगा? टर्शरी कंज्यूमर के पास कितना होगा? अब देखो ये तो प्रोड्यूसर है, ये प्राइमरी कंज्यूमर है, ये सेकेंडरी कंज्यूमर है, ये रहा टर्शरी कंज्यूमर। तो इसके अकॉर्डिंग आपको चेक करना पड़ेगा कि भाई प्राइमरी पे गया होगा 1000, सेकेंडरी पे गया होगा 100 और टर्शरी पे गया होगा 10, और यही आपको आंसर टिक करना होगा। क्लियर बात है? कोई इश्यू नहीं है। आप किसी बुक को उठा के देख लेना, मल्टीपल चॉइसेस पे आपको देखने को मिलेंगे बहुत सारे। भाई वो तो बताएगा ना वो आपको, ना ना ना, क्लियर? वो आपको क्वेश्चन में बताएगा कि कितना है, उसके बाद आपको कैलकुलेट करना है। आपको रिवर्स कैलकुलेशन भी करा सकता है।
टर्शरी कंज्यूमर के पास 10 जूल गई, तो बताओ प्रोड्यूसर के पास कितनी थी। तो एक एक जीरो बढ़ाते आ जाओ। समझ में आ गई बात। लेकिन यहां ध्यान रखना, सन से कितना परसेंट एब्जॉर्ब होती है? 1%। कभी सोचो हर जगह 10%, सन से 1%, आगे 10%। और इसी लॉ को हम क्या कहते हैं बच्चों? 10% लॉ ऑफ एनर्जी फ्लो। अब देखो पढ़ेंगे तो अब समझ में आएगा ये। देखो क्या कह रहा है बच्चों, एज वी नो ग्रीन प्लांट्स कैन एब्जॉर्ब अबाउट 1% ऑफ द सोलर एनर्जी falling on the leaf and store it as energy during photosynthesis। और इस स्टोर कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस के ड्यूरेशन में, फूड में कर देते हैं इसको कन्वर्ट। कहते हैं ड्यूरिंग द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू द 90% of the energy lost in the and only 10% energy transferred to the next tropic level, and this law is known as 10% law of energy। क्लियर बात होगी भाई? किसी को डाउट तो नहीं है? बहुत श्योरिटी के साथ कह रहा हूं, क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं यहां से। मल्टीपल नहीं तो एनर्जी का ये जो लो है ये एक्सप्लेन करा लेंगे आपसे, मतलब कुछ ना कुछ तो देंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं हम लोग और बात करते हैं अपने नेक्स्ट वन टॉपिक पर, जिसको हम लोग कहते हैं बच्चों बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, और शॉर्ट में हम लोग कहते हैं बायो मैग्निफिकेशन। ठीक है, अब ये बायो मैग्निफिकेशन क्या है बच्चों? देखो ध्यान से सुनना, ये है क्या? आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग खेतों में फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं। अब जो फर्टिलाइजर्स हैं और कुछ केमिकल्स हैं, डीडीटी वगैरह, वो केमिकल्स हमारे प्रोड्यूसर्स के अंदर एंट्री कर जाते हैं। प्रोड्यूसर्स कौन है? ग्रीन प्लांट्स। अब उन ग्रीन प्लांट्स को जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं हर्बीवोरस, वो खा लेते हैं। इसका मतलब जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो ग्रीन प्लांट के अंदर एंट्री किया था, अब वो उस हर्बीवोरस के अंदर चला गया। भाई जो प्लांट के अंदर आया, पानी से प्लांट में आया, प्लांट को जिसने खाया उसके अंदर आया, इसे जिसने खाया उसके अंदर आया, इसे जिसने खाया उसके अंदर आया, इसे जिसने खाया उसके अंदर आया, और लास्ट में से खा लिया इस इंसान ने। इसका मतलब अब इंसान को किसने खाया? इंसान को तो किसी ने नहीं खाया। इसका मतलब यह है बच्चों कि ये जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस यहां से एंट्री करते हुए आ रहे थे, ये सब यहां जाकर एक्यूमुलेट होने लगे, यहां जाके इकट्ठा हो रहे हैं, क्योंकि इससे आगे तो है नहीं, फूड चेन खत्म हो गई। क्लियर होगी बात? इसका मतलब जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस का एक्यूमुलेशन एट द हायर ट्रॉपिक लेवल, इसी को बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। इसी को क्या बोलते हैं? अब पढ़ते हैं, देखो अब समझ में आएगी कहानी। पेस्टिसाइड्स and insecticides used in the crop are washed down into the soil from soil these are absorbed by the plants। क्लियर है? आपने फर्टिलाइजर डाला, वो पानी के साथ मिक्स हुआ, वो चला गया सोइल में, अब सोइल से चला गया वो प्लांट्स के अंदर, along with the water and minerals thus they enter in the फूड चेन। और ये कहां एंट्री मार गया? फूड चेन के अंदर। वाइल कंज्यूमिंग द क्रॉप्स, जब ये क्रॉप्स कंज्यूम करते हैं, कहता है ह्यूमन बीइंग आल्सो कंज्यूम द पेस्टिसाइड्स। हम जो क्रॉप्स कंज्यूम कर रहे हैं इनके साथ वो पेस्टिसाइड्स भी कंज्यूम कर रहे हैं, विच गेट एक्यूमुलेटेड इन आर, तो ये हमारी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है? एक्यूमुलेट हो रहा है। दिस फिनोमिना इज नोन एज बायोमैग्निफिकेशन एंड बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। और इसकी वजह से बहुत खतरनाक क्या होती है? डिजीज होती है। बात समझ में आ गई? तो बहुत ही खतरनाक प्रोसेस है बायोमैग्निफिकेशन। ठीक है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि इस पे गवर्नमेंट भी आजकल बहुत ध्यान दे रही है, तो यहाँ से एक जनरल टॉपिक आने के भी चांसेस रहते हैं। क्लियर बात है ना? और एनवायरमेंट को लेके एक क्वेश्चन तो आएगा नो डाउट। ठीक है, इसीलिए मैंने 25 के राउंड क्वेश्चन भी इसमें लिखवा रखे हैं आपको, तो वो भी आप देख लेना बाद में। ठीक है, वो सारे जनरल टॉपिक्स हैं, मैं एक्सप्लेन करूं या ना करूं उससे मैटर नहीं करता। ठीक है, देखो ये बात करेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट वन टॉपिक, दैट इज कॉल्ड द ओजोन लेयर, और लास्ट टॉपिक है लगभग, एक और है छोटा सा टॉपिक इसके बाद। तो बात करेंगे ओजोन लेयर के बारे में। नाम तो सबने सुना होगा ओजोन लेयर के बारे में।
देखो ओजोन लेयर है क्या बच्चों, जो हमारी अर्थ होती है ना उसकी चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है। ये क्या होती है, एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है। ये जो देख रहे हो ना आप, ये ओजोन लेयर है। ये या हमारी अर्थ को किससे प्रोटेक्ट करती है पता है, हार्मफुल यूवी रेडिएशन। क्लियर बात है। देखो यूवी ए, यूवी बी, यूवी सी, यूवी सी बहुत खतरनाक होती है, तो यूवी सी को क्या करती है, अर्थ पे आने नहीं देती। क्लियर बात है। अब हम बात करते हैं कि बच्चों ये बनती कैसे है, ये बनती कैसे है। भाई हायर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर में, ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर में होती है। कहां होती है ये पढ़े होंगे ना, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, तो ये स्ट्रेटोस्फीयर में का पार्ट होता है। स्ट्रेटोस्फीयर में देखो क्या होता है बच्चों, ये जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, इस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के ऊपर आकर टकराती है कौन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, तोड़ देती है इसको, दो एटम बना देती है इसके। क्या बना देती है, तो ये हमने यहां पे यही दिखाया है कि बच्चों O2 को यूवी रेडिएशन तोड़ देती है दो ऑक्सीजन एटम में। किसमें तोड़ देती है, दो ऑक्सीजन एटम में। अब ये ऑक्सीजन एटम आता है, ये जो टूटा ना, ये टूट के फिर एक O2 के साथ मिलकर O3 बना लेता है। तो ये जो एटम है ये एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ मिलकर क्या बना देता है, ओजोन बना देता है। क्या बना देता है। अब भाई ये जो ओजोन एटम है ना, ये बहुत सारे ओजोन एटम आपस में मिलते हैं, O3, 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 और ये सब मिलकर क्या बना लेते हैं, ओजोन लेयर बना लेते हैं। समझ में आ गई बात। ये पूरा प्रोसेस लिखना पड़ेगा। लिखा है an ozone molecule O3 contain 3 atoms of oxygen. At higher level in the atmosphere, the UV radiation splits some oxygen molecule into free oxygen atom. Oxygen molecule into free, अब ये क्या करेंगे, ये जाएगा O2 के साथ मिलने। These oxygen atoms are combined with oxygen molecule to form ozone molecule. These ozone molecule are combined to form ozone, ठीक है ना। और ये अपने आप में क्या होती है, एक पॉइजनस होती है, ठीक है ना, पॉइजन। अब ये कह रहा है ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है एट द हायर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, प्रोटेक्ट करती है अर्थ को फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस व्हिच कैन कॉजेज स्किन कैंसर इन द ह्यूमन बीइंग्स। बात समझ में आ गई। तो बच्चों ये हमने डिस्कस किया ओजोन लेयर क्या है, ओजोन लेयर किस चीज से प्रोटेक्ट करती है अर्थ को, और ओजोन लेयर का फॉर्मेशन भी बताया मैंने कि ओजोन लेयर कैसे फॉर्म होती है। इसमें नहीं लिखा, मैंने बता दिया, स्ट्रेटोस्फीयर में होती है, ठीक है। अभी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वन, ओजोन लेयर डिप्लीशन। ओजोन लेयर डिप्लीशन, देखो इस ओजोन लेयर डिप्लीशन का मतलब क्या है बच्चों। डिप्लीशन का मतलब होता है क्वालिटी का डिग्रेड होना, क्वालिटी का। अब यहां पर हमारे पास बच्चों ये जो ओजोन लेयर है, ये जो ओजोन लेयर है, अब जो हम बार बार ये CFC का यूज कर रहे हैं, किसका बच्चों, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये क्या कर रही है, ये आपकी ओजोन लेयर को ब्रेक कर रही है, जिसकी वजह से यूवी रेडिएशंस अब हमारी अर्थ पे आने लगी, जो कि स्किन कैंसर का कॉज बन रही है, जो कि स्किन कैंसर का कॉज बन रही है। अभी इंपैक्ट इतना ज्यादा नहीं है क्योंकि किसी की इम्यूनिटी ज्यादा है, किसी की कम है, तो उसके अकॉर्डिंग। तो अब बात आती है कि भाई डिप्लीट तो हो रही है, तो क्या करें, बचाएं कैसे इसको। तो भैया CFC से ही तो हो रही है डिप्लीट, ये तो CFC का यूज कम करो, ठीक है। लिखा है ओजोन लेयर इज बीइंग डैमेज्ड बाय द यूज ऑफ chemicals. Ozone layers is being damaged by the use of chemicals like chlorofluorocarbon. CFCs are used in refrigerator, fire extinguisher. This process of damaging the ozone layer is called depletion. बात समझ में आ गई। जो इसके डैमेज होने का जो प्रोसेस है उसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, यस। अब ये कह रहे हैं कि सो द यूज ऑफ द CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, is now being reduced to protect the ozone layer. ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
और हमें यहाँ पर CFC का यूज कम करना पड़ेगा। अगर कोई कहे एक और लिखो तो बताओ भाई, एक चीज ऐसी है जो हर जगह फिट होती है, वो होती है अवेयरनेस फैलाओ, ठीक है ना, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाओ, ठीक है, तो ये हर जगह फिट हो जाती है लाइन। क्यों? अवेयरनेस प्रोग्राम किस चीज का चल रहा है, जिसकी बात कर रहे हो उसी का अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहा है। किसका? कि भाई जो ओजोन लेयर है उससे क्या क्या प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना, अगर वो डिप्लीट हो गई तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम होगी, लोगों को समझाओ, ऑटोमेटिकली CFC का यूज कम करेंगे, ठीक है। और क्या लिख सकते हो? पोस्टर लगाओ, टीवी पे एडवर्टाइजमेंट चलवाओ, तो ये सब चीजें आप लिख सकते हो। क्लियर बात है भाई। बात करेंगे नेक्स्ट वन, दैट इज क्वेश्चन आता है, हाउ कैन वी मैनेज द गार्बेज वी प्रोड्यूस। हम जो गार्बेज प्रोड्यूस करते हैं, जो वेस्ट हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, उसे मैनेज कैसे करना है। तो इसको मैनेज करने का बच्चों हमारे पास ना कुछ मेथड है। पहले तो ये डिपेंड करता है कि जिस गार्बेज की आप बात कर रहे हो बायोडिग्रेडेबल है या नॉन बायोडिग्रेडेबल है, क्योंकि अगर वो बायोडिग्रेडेबल है तो फिर तो आप उससे कंपोस्ट वगैरह बना के उसे यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन अगर वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है तो क्या करना है। क्लियर बात है। अब हम लोग बात करते हैं बच्चों, क्वेश्चन में हमारे पास कौन कौन से मेथड हैं उन पे डिस्कशन करते हैं। तो पहला मेथड है लैंडफिल्स। लैंडफिल्स का मतलब होता है, मैं आपको समझा रहा हूं, अगर एक्सप्लेन करना पड़े तो आप इसके बारे में हेडिंग डाल के लैंडफिल्स एक्सप्लेन कर देना। लैंडफिल्स का मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर साइट पे जाके एक बड़ा सा गड्ढा खोदो और उस गड्ढे के अंदर उस गार्बेज को दबा दो। रिसाइकल का मतलब होता है, रिसाइकल का मतलब होता है कि जो आप यूज कर रहे हो कोई चीज, उसे रिसाइकल करो, मतलब किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करके यूज करो, ठीक है ना। जैसे कि अगर मैं कैटल डंग की बात करूं तो उपले बना लो उसके, तो वो रिसाइकल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कहता है प्रोडक्शन ऑफ मैन्योर एंड बायोगैस, सेम बात आ गई, ठीक है ना, कैटल डंग को मैन्योर और बायोगैस में कन्वर्ट कर लो। कहता है प्रिपरेशन ऑफ द कंपोस्ट, कंपोस्ट बना लो। अब कह रहा है इंसिनरेशन। इंसिनरेशन पता है क्या होता है बच्चों? इंसिनरेटर आपने एक वर्ड देखा होगा कहीं लिखा हुआ, ये डॉक्टर्स के यहाँ भी देखने को मिलता है, जो सैंपल वगैरह लेते हैं ना, ब्लड सैंपल, उसके बाद जो सुई बचती है ना उसे फेंकते हैं जिस डब्बे में, उसके ऊपर भी लिखा रहता है इंसिनरेटर। वो पता क्या करता है, उसमें निडल डालते हो, ब्लास्ट करता है, उसे निपटा देता है, ठीक है। उससे क्या होता है भाई, अगर आप निडल है, एक एक निडल को एक बाल्टी में डालते रहोगे, बाल्टी भर जाएगी, लेकिन वो क्या करता है, जैसे उसके अंदर डालते हैं उसे कंप्रेस करता है बुरी तरह से, वो इतना सा कर देता है उसका चूरा, तो उस छोटे से डब्बे में इतनी नीडल आ जाएंगी जितनी उस बाल्टी में नहीं आएंगी, ठीक है ना। उसके साइज को क्या करता है, कम करता है। इंसिनरेटर का मतलब है कि आपका जो बड़ा गार्बेज है उसके किसी भी तरह से कंप्रेस करो, जलाओ, कुछ भी करो, जलाने से लेकिन ध्यान रखना कुछ प्रोसेस होते हैं उसी के अकॉर्डिंग जलते हैं, वो ऐसे नहीं खुले में रख के जला दो, ठीक है ना। इंसिनरेटर से उसका साइज क्या किया जाता है, कम किया जाता है, जिससे वो कम स्पेस में आ जाए। सीवेज ट्रीटमेंट, अब जितने भी आपके अपार्टमेंट्स होते हैं वहां पे सब जगह पे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाना मैंडेटरी होता है, ठीक है ना, क्योंकि वहां पे नाली वगैरह तो होती नहीं है वहां के सीवेज के लिए, तो वो पहले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाते हैं, उसके बाद वो ड्रिल करके जमीन के अंदर उस पानी को उतारते हैं, ठीक है ना। बाकी अगर कहीं खेती वेती आसपास होती है तो वहां पे भी उसे सप्लाई कर सकते हैं। क्लियर बात है बच्चों। तो एक तो बात हो गई है, ठीक है, मतलब एक क्वेश्चन तो आपको यहां से मिल जाएगा, लेकिन इसमें ना एक क्वेश्चन जनरल भी आता है। अब देखो जनरल क्वेश्चन कैसे होते हैं, जनरल क्वेश्चन होते हैं जनरल नॉलेज पर बेस्ड, ठीक है ना, उसमें आपकी अवेयरनेस भी मैटर करती है। जैसे अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो एक क्वेश्चन है, जैसे कि दिल्ली के अंदर ऑड इवन प्लान चलाया था अभी पोल्यूशन को कम करने के लिए, दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या किया था, ऑड इवन सिस्टम चलाया था। वो ऑड इवन सिस्टम क्या था कि ऑड डेज पर ऑड नंबर की गाड़ी चलाएंगे। अगर आप इवन नंबर की गाड़ी ऑड डेज पे चलाओगे, मान लो सपोज करते हैं, कहने का मतलब मेरा ये है कि मान लो आप 1 2 3, मतलब आपकी गाड़ी का नंबर है 2 4 2 3, तो आप इसे 1 तारीख को लेके जा सकते हैं, आप इसे 3 तारीख को सड़क पे ला सकते हैं, आप इसे 5 तारीख को सड़क पे ला सकते हैं, आप इसे 7 तारीख को सड़क पे ला सकते हैं, क्योंकि आपकी गाड़ी का नंबर ओड है, तो आप इसे ओड डेज पर ही सड़क पे ला सकते हैं। अगर इवन डेज पे आप सड़क पे गाड़ी लाए तो आपकी गाड़ी का चालान होगा। बात समझ में आ गई। तो ये क्या किया था, इससे क्या हुआ, सड़कों पे गाड़ियां थोड़ी कम हो गई और पोल्यूशन भी इससे थोड़ा कम हुआ। क्लियर बात है। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन ये भी आ सकते हैं कि भाई आपके जो स्कूल है, स्कूल में किस किस तरह के वेस्टेज बनते हैं, बनते नहीं, वेस्टेज तो तुम ही बन रहे बस वहां, ठीक है, किस तरह के वेस्ट जो होते हैं प्रोड्यूस होते हैं। अब आप उनको मैनेज करने के लिए क्या क्या स्टेप लेते हैं लिखो, ठीक है। बच्चा कोरी छोड़ देगा क्योंकि वो तो करता ही नहीं मैनेज, ठीक है, बात समझ आई ना। तो आपको उसमें लिखना है फिर
भाई आप अपने स्कूल को क्लीन रखने के लिए क्या क्या स्टेप लोगे, अब वो आपसे पूछता है। अब ऐसे चैप्टर में तो होते नहीं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है, तो उसमें क्या करना होता है, ध्यान से सुनना, जो मैं आपको 25 क्वेश्चन दूंगा उन्हें आप अच्छे से पढ़ना, उसमें इजी टाइप के क्वेश्चन है। उससे क्या होगा, उससे होगा ये कि जब उससे मिलता जुलता कोई क्वेश्चन आएगा तो उसी का कोई पॉइंट वहां पे फिट हो जाएगा आपका। समझ में आ गई ना बात, क्लियर होगी बात। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें आपको जनरल नॉलेज का यूज करके अपने आप से लिखना है। 2-3 बातें मैंने पहले ही कहा, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएंगे तो हर जगह चलता है, ठीक है, बात समझ में आ गई। दूसरा मैं आपको 2-4 हिंट देता हूँ, दीवारों पे पोस्टर लगाएंगे, ठीक है, पोस्टर से समझाएंगे, ठीक है ना। बहुत सारी बातें आप लिख सकते हो, जैसे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है ये, आप लिख सकते हो कि अपने कॉलेज में इंस्टॉल करवाएंगे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। इंसिनरेटर रखवाएंगे अपने कॉलेज के अंदर, कंप्रेस करेगा वो उसे, जिससे बहुत सारे उसको उठा के छोटी सी जगह पे ले जाएं, ठीक है ना, बात समझ आ गई। तो इस तरह से आप लोगों को क्या करना है, इसको कैरी करना है। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे जैसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।